Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3, which is electoral politics, and this is going to be the 9th part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे इलेक्शन का सिस्टम कैसा है इसको हम लोग देख रहे हैं, और इसके जो कुछ सब टाइटल्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले सब टाइटल्स के रूप में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखा, हम लोग जाना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है इंडियन डेमोक्रेसी में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वोटर लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है, कौन कौन एलिजिबल होते हैं वोट डालने के लिए। इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया, और आज जिस सब टाइटल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके उनके नॉमिनेशन कैसे होते हैं फॉर द इलेक्शंस, इसको आज हम लोग जानेंगे, और उनके हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पे कराए जाते हैं वहां ये जरूरी होता है कि पीपल के पास राइट चॉइस हो टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। उनके पास ये संभावनाएं हो कि वो अपने राइट चॉइस को, जो उनके हिसाब से हो, उस व्यक्ति को वो लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। दिस कैन हैपन व्हेन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी के ऊपर कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो हर कोई एलिजिबल हो टू फाइट इन द इलेक्शंस और टू नॉमिनेट हिमसेल्फ एज ए कैंडिडेट, तो ये लिबर्टी उनके पास होनी चाहिए। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो भी व्यक्ति वहाँ पे वोटर है, उस कंट्री का वोटर है, वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी सेलेक्ट हो सकता है। इसकी संभावनाएं हो कि जो व्यक्ति वोटर है वो कैंडिडेट भी हो सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम एज ऑफ 25। लेकिन उसके एज का लिमिट होना जरूरी है, और वो लिमिट है 25 ईयर्स, कि कोई भी वोटर जो है वो एज अ कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन करा सकता है, बट उसका एज का लिमिट जो है वो 25 ईयर्स होना चाहिए। एटलीस्ट उस कैंडिडेट को 25 ईयर्स का होना चाहिए। लेकिन वोट के संदर्भ में ऐसा नहीं है। बीइंग ए वोटर द मिनिमम एज इज़ 18 ईयर्स, लेकिन वोट देने का अधिकार जब दिया जाता है तो 18 ईयर्स से अब सभी कोई जो लोग एलिजिबल होते हैं टू वोट इन द इलेक्शंस। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल एटसेट्रा। कुछ अदर क्रिमिनल्स वगैरह पे कुछ अलग से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, वो अलग की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टीज सिंबल एंड सपोर्ट। और पार्टीज जो होती हैं वो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कराती हैं और उनको अपने पार्टी का टिकट देती हैं, और अपने सिंबल पे उनको खड़ा करती है इन द इलेक्शंस। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीटें होती हैं उस हर पार्टी वहाँ अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर सकता है। तो वहाँ जिस व्यक्ति को वो चुनेगा उसको उस पार्टी का सिंबल मिलेगा, उस कैंडिडेट को वहाँ सिंबल उस पार्टी का मिलेगा, और ये कहा जाएगा कि उस पार्टी के टिकट पे ये व्यक्ति नॉमिनेट हुआ है। तो पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफ्टन कॉल्ड टिकट, और इसी को हम लोग टिकट भी कहते हैं। कि अगर कोई पार्टी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कराती है तो ये कहा जाए कि वो व्यक्ति उस पार्टी के टिकट पे नॉमिनेशन उसका हुआ है और वो उस पार्टी का कैंडिडेट है। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो आइए नॉमिनेशन के क्राइटेरिया को समझते हैं। एवरी पर्सन हु इज नॉमिनेटिंग हिमसेल्फ एज ए कैंडिडेट have to follow some norms. A person who is nominating himself as a candidate to contest election has to fill a nomination form. जो भी व्यक्ति इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, एज एन अपने आप को नॉमिनेट करा रहा है एज ए कैंडिडेट, ही हैज़ टू फॉलो सम नॉर्म्स। और उन नॉर्म्स में सबसे पहली बात यह है कि ही हैज़ टू फिल अ फॉर्म विच इज़ कॉल्ड नॉमिनेशन फॉर्म, जिसको हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म के नाम से जानते हैं। एक फॉर्म मिलता है, उसको कैंडिडेट पहले फिल करते हैं। द नॉमिनेटिंग कैंडिडेट हैव टू गिव सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, और हर कैंडिडेट को कुछ पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा करने पड़ते हैं, और आफ्टर द इलेक्शन वो पैसे उनको लौटा दिए जाते हैं अगर उनको जो टोटल वैलिड वोट्स है उनका 1/6 वोट अगर उनको मिलता है। यानी 100 1/6 का मतलब हो गया 17/100, यानी कि 100 में से
उसको अगर 17 वैलिड वोट्स मिलते हैं, टोटल अगर 100 वोट्स वैलिड हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसमें से 17 वोट्स उसको उस कैंडिडेट को प्राप्त हो रहे हैं, भले ही वो कैंडिडेट इलेक्शन में न जीता हो, फिर भी उसको जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस कर दी जाएगी विद इन 3 मंथ्स ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन के बीत जाने के 3 महीने बाद उसको वो सिक्योरिटी मनी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये नियम है। द नॉमिनेटिंग कैंडिडेट को जो सिक्योरिटी मनी वो जमा करते हैं, अगर उनको वैलिड वोट का 1/6 वोट उनको प्राप्त हो जाता है तो उनके बैंक में 3 महीने के अंदर, भले ही वो ना जीते हों, उनके सिक्योरिटी मनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ लीगल डिक्लेरेशन। हर व्यक्ति जो अपने आप को नॉमिनेट करा रहा है एज ए कैंडिडेट इन द इलेक्शन, ही हैज़ टू गिव सम लीगल डिक्लेरेशन। उसको कुछ लीगल डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे इन फ्रंट ऑफ द कमिश्नर कि वो चीज़ें क्या हैं। आइए उसको देखते हैं कि लीगल डिक्लेरेशन जो है वो एफिडेविट के रूप में, शपथ पत्र के रूप में दिए जाएंगे, और उसमें इन 3 बातों का होना जरूरी है। सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। अगर उस कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंड कर रहा है तो उसका जिक्र उसमें होना चाहिए, उस एफिडेविट में उसका जिक्र होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर फैमिली। जितने भी उस कैंडिडेट के लाइबिलिटीज़ हैं और एसेट्स हैं, उनका जिक्र उसमें होना चाहिए शपथ पत्र में, कि उसके पास कितनी संपत्ति है और कितना दायित्व है उसका, और इसके साथ साथ उसके फैमिलीज़ का क्या रिकॉर्ड है, क्या कितने एसेट्स हैं उनके पास, इसका भी उसको जिक्र करना पड़ेगा इन द एफिडेविट। और थर्ड है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। उसे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताना पड़ेगा इन द एफिडेविट कि वो क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होल्ड करता है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। और इलेक्शन से पहले इसको पब्लिक कर दिया जाएगा ताकि लोग भी इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकें कि उस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारी बातें सामने आ जाती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उन कैंडिडेट्स को देना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, और ये इसको पब्लिक कर दिया जाता है। तो हालांकि हम लोग जानते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता है इन द इलेक्शन। तो आइए इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझते हैं। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर ए कैंडिडेट इन आवर country who is facing the election. Educational qualification are not relevant to all kind of job. इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कभी भी रेलिवेंट नहीं है हर जॉब के लिए। अब कैसे इसको समझेंगे कि हर जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही बेस्ड नहीं हो सकता है, या उसमें नीडेड नहीं है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी ही चाहिए। For example, MLA and MP have the ability to understand people's concern. MP हो, MLA हो, ये सारे लोग जो होते हैं ये पीपल्स के कंसर्न से रिलेट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट भी करते हैं इन द पार्लियामेंट। लेकिन उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निश्चित नहीं है, या कोई निर्धारित नहीं है कि मिनिमम इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर इलेक्टिंग एज ए MLA और MP। तो ऐसा क्यों है, इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल से। कि मान लीजिए कि क्रिकेट का कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से वहाँ कोई रिलेशन नहीं है उस जॉब का। वो जो काम कर रहा है खेलने का, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसका कहीं काउंट नहीं होता है, या उसका बेनिफिट उसको कहीं नहीं मिलने वाला है उस खेल के दौरान। तो उसके खेलने की एबिलिटी देखी जाएगी, न कि उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो वैसे ही MP और MLAs के संदर्भ में ये बताया जाता है कि दे हैव द एबिलिटी टू नो द कंसर्न्स ऑफ द पीपल, नो द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, एंड दे रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, यानी पीपल्स के इंटरेस्ट को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं इन द पार्लियामेंट। सो दे डोंट हैव द नीड ऑफ एनी क्वालिफिकेशन। तो उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता है। उनके पास ये एबिलिटी है कि वो पीपल्स के कंसर्न से रिलेट करते हैं, उनके प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, और वो उनके इंटरेस्ट को, पीपल्स के इंटरेस्ट को वो इन द पार्लियामेंट राइज करते हैं। तो इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इम्पॉर्टेंट दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और ये हम पीपल्स के ऊपर निश्चित छोड़ दिया जाता है कि आप डिसाइड कीजिए
क्योंकि नॉमिनेशन के समय उनके क्वालिफिकेशंस को जरूर शपथ पत्र में जाहिर किया जाता है और उसको पब्लिक भी किया जाता है फॉर पीपल्स कि आप जानिए कि ये व्यक्ति जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में खड़ा हुआ है इलेक्शन में, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। क्या आप उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पर्याप्त मानते हैं तो आप उसको वोट दे सकते हैं। अगर आप केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ही क्राइटेरिया बनाते हैं अपने चुनाव का या आप रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, तो आप वो भी बना सकते हैं क्योंकि वो डिक्लेयर है कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इट विल बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर एक लिमिट तय कर दिया जाए कि इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कैंडिडेट का, एमपी का, एमएलए का, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ये डेमोक्रेसी के स्पिरिट के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है इसको जरा समझें हम लोग कि बिकॉज इट मीन्स डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन। मोस्ट ऑफ द कंट्री सिटीजन्स आर इलिटरेट इन आवर कंट्री, है ना, कि ज़्यादातर संख्या इलिटरेट्स की है इंडिया में। और ऐसे में अगर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय कर दिया जाए कि एमपी और एमएलए के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इससे अगर कोई इस क्वालिफिकेशन का नहीं है तो वो खड़ा नहीं हो सकता इलेक्शन में। अगर इस तरह का एक क्राइटेरिया बना दिया जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको हम लोग वंचित कर देंगे द राइट टू द कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कि इलेक्शन लड़ने का उनका जो अधिकार है उससे हम उनको वंचित कर देंगे। इसलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। वैसे शपथ पत्र में हर कैंडिडेट्स को ये लिखना पड़ता है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। और इसके अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ही क्राइटेरिया बनाया जाए आपके चुनाव का, तो आप बना सकते हैं उसको। आप चाहें तो उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसका क्वालिफिकेशन अच्छा है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।